नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। अदानी की मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं और अगर अदानी को लगा कि नहीं भई हमारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप ने उनके नाक में और ज़्यादा दम कर दिया है क्योंकि एक नई जाँच उनके ऊपर बैठ चुकी है। अब आपको याद होगा हिंडनबर्ग को लेकर तो उनके ऊपर जाँच चली रही थी, जाँच का घेरा उन पर गहरा चुका था, लेकिन अब उन पर ये आरोप लगा है और एक नई जो न्यायिक विभाग है अमेरिका अमेरिका की सरकार का, उसने एक जांच बैठाई है और उसकी खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल में है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के उस स्क्रीनशॉट को मैं दिखाना चाहती हूँ जिससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये खबर क्या है। इंडियन बिलियनेयर गौतम अदानी कम्स under new scrutiny from US prosecutors. Justice Department is investigating whether Adani's companies violated US sanctions on Iran after charging him in bribery case last year. ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो स्टोरी है वो ये है गौतम अदानी Asia's second richest man is trying to get the Trump administration to drop foreign bribery charges against him. Instead, he's facing a new front in his fight with prosecutors, a probe into whether his companies are buying Iranian petrochemical products. ये जो है ये इस स्टोरी का जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो स्टोरी है उसका ये लबो लबाब है, लेकिन इस स्टोरी में ये डिटेल्स दिए गए हैं कि किस तरीके से पर्शियन गल्फ और जो मुंद्रा पोर्ट है उसके बीच में टैंकर्स एलपीजी यानी कि कच्चे तेल को लेकर निकले थे और ईरान, सबको पता है कि ईरान पर सैंक्शंस लगाए हैं अमेरिका ने। और अगर इस तरीके का ट्रेड अदानी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अमेरिकन रेडार्स ने पकड़ लिया और पकड़ा ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे टैंकर्स का मूवमेंट सामने समझ में आया जो कि संदिग्ध था, यानी कि डाउटफुल थे। उनके सेंसर्स को ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर ऑफ किया गया। अब अदानी अपने क्लैरिफिकेशन में कहते हैं कि देखिए ये तो थर्ड पार्टी के जरिए हमने किया था और इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब अडानी समूह ने उसका खंडन किया है कुछ 3-4 पॉइंट्स के साथ। मैं उसको दिखाती हूँ वो स्क्रीनशॉट कि उन्होंने अपने खंडन में क्या पॉइंट्स दिए हैं। ये देखिए, इसकी ग्राफिक प्लेट मैंने तैयार करवाई है। अडानी ग्रुप स्पोक्सपर्सन, पॉइंट नंबर 1, Wall Street Journal story alleging links between Adani's entities and Iranian LPG is baseless, denies any deliberate engagement in sanctions evasion or trade involving Iranian origin LPG. थर्ड जो उनका खंडन है, तीसरा, नॉट अवेयर ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन बाय यूएस अथॉरिटीज ऑन ट्रेड इन्वॉल्विंग इरानियन ओरिजिन एलपीजी। और लास्ट पॉइंट है, बाय पॉलिसी अदानी ग्रुप डज नॉट हैंडल एनी कार्गो फ्रॉम ईरान एट एनी ऑफ आवर पोर्ट्स। तो झूठ तो नहीं है कि ट्रंप झूठ बोल रहे होंगे या ट्रंप ने न्यायिक जांच भी ऊपर बैठा दी, न्यायिक विभाग ने जांच के आदेश दे दिए, अदानी पर अब जांच बैठ गई है तो अब अदानी इसको कह रहे हैं कि नहीं ये तो शरारती रिपोर्ट है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए उन्होंने कहा है कि ये शरारती रिपोर्ट है और ये निराधार है, इसका कोई बेसिस नहीं है। लेकिन जो टैंकर्स के जो संदिग्ध मूवमेंट है उसको लेकर काफी कड़ा संज्ञान लिया है अमेरिकी सरकार ने। आज इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे कि ये अदानी के ऊपर कौन सी नई मुसीबत है और क्या अदानी को बिल्कुल खत्म करके ही मानेंगे डोनाल्ड ट्रंप। आज इसी को लेकर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट हमारे साथ हैं। सिद्धार्थ, आपका स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ वकील और एक्टिविस्ट अरुण अग्रवाल जी हैं। अरुण जी, आपका भी स्वागत है। आज की चर्चा मैं सिद्धार्थ से शुरू करती हूँ कि सिद्धार्थ, ये डिटेल्स जो सारे आ रहे हैं कि किस तरीके से पर्शियन गल्फ और जो मुंद्रा पोर्ट है उसके बीच में टैंकर्स का डाउटफुल मूवमेंट देखा गया, ऐसे टैंकर्स जिनका ओरिजिन ईरान में दिखा। आज ये कितनी बड़ी मुसीबत है आपके हिसाब से अदानी के लिए? जी, ये मुसीबत सिर्फ अदानी के लिए नहीं है, मुसीबत अदानी जी के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है, भारत सरकार के लिए भी है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे एंगल्स हैं। एक सैद्धांतिक एंगल है, एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल है, एक टेक्निकल एंगल है, बिज़नेस एंगल है, यहाँ तक कि बायलैटरल एंगल भी है। तो सबसे पहले एक सैद्धांतिक एंगल ये बता देते हैं कि एक होता है पूंजीवाद और एक होता है पूंजीपतिवाद। अमेरिका में पूंजीवाद है और भाजपा सरकार पूंजीपतिवाद को फॉलो करती है। जो पूंजीवाद है वो एक सिद्धांत होता है, आप उसको पसंद कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन उस सिद्धांत में पूंजी सबसे प्रमुख होती है। जैसे ट्रंप साहब अभी आए हैं तो अब कनाडा के साथ अमेरिका के बहुत पुराने और दोस्ती के संबंध हैं, लेकिन ट्रंप साहब के जो पूंजीवाद है उस सिद्धांत के अनुसार वो कनाडा पर भी कुछ एक्शन ऐसा ले रहे हैं जिसके कारण कनाडा को समस्या हो रही है, तो दोस्त को भी वहां पे छोड़ा नहीं जाता है पूंजीवाद में। दूसरी तरफ भारत में जो
बीजेपी सरकार की पूंजीपतिवाद है, वो पूंजीपतिवाद एक पक्षपात करता है। वो किसी अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है दूसरे की कीमत पर। तो ये तो हो गया सैद्धांतिक एंगल। दूसरा है कि इसमें कानूनी एंगल क्या है। अमेरिका में 1870 में एक यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट बना, जिसमें कि 25,000 जांच अधिकारी हैं। उसके अंतर्गत एफबीआई जैसी संस्था भी आ जाती है, डीईए जैसी संस्था भी आ जाती है, और ये अमेरिका के अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट करती है, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस उसको मॉनिटर करती है, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट को। तो कहीं पर भी अमेरिका में या पूरे दुनिया में कहीं पर भी कोई क्राइम हुआ है अमेरिका के खिलाफ, या अमेरिका के खिलाफ कोई गैर कानूनी काम हुआ है, तो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट उस चीज की जांच कर सकता है। उसके लिए किसी के कंप्लेंट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद भी उस जांच को ले सकता है। उदाहरण के लिए 2001 में एक बहुत बड़ी कंपनी थी एनरॉन नाम की, उसके ऊपर यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने क्या कहते हैं एक इन्वेस्टिगेशन किया, फ्रॉड का मतलब धोखाधड़ी का, और उसके सीईओ को 24 साल की जेल हो गई और वो कंपनी तक बंद हो गई। तो यहां तक यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की ताकत है। अब यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट क्या करता है, अब अमेरिका के साथ हमें पता है कि जिस जिस देश के साथ उसके संबंध खराब होते हैं कोई भी कारण से, वो उन देशों के ऊपर सैंक्शन लगाता है। तो उसने अमेरिका ने ईरान के ऊपर, वेनेजुएला के ऊपर और रशिया के ऊपर, ये 3 देशों के ऊपर तेल का, कच्चे तेल का सैंक्शन लगाया हुआ है कि इन देशों से कच्चा तेल कहीं भी नहीं आना जाना चाहिए, ये अमेरिका के अनुसार। तो अमेरिका इस तरह के सैंक्शन लगाए हुए है कि रशिया से कच्चा तेल नहीं आना चाहिए, ईरान से नहीं आना चाहिए, वेनेजुएला से नहीं आना चाहिए। उदाहरण के लिए 2018 में भारत हर साल 50 लाख बैरल तेल ईरान से खरीदता था, लेकिन 2019 में अमेरिका ने जब से सैंक्शन लगा दिया, तब से वो अब तेल नहीं, भारत ईरान से तेल नहीं खरीद रहा है, क्योंकि अमेरिका का सैंक्शन है। अगर भारत ईरान का तेल खरीदता है तो भारत के ऊपर भी अमेरिकी सैंक्शन लग जाते हैं। तो ये आपको उदाहरण बताया, लेकिन अब ईरान को या वेनेजुएला को अपना तेल बेचना तो होता है। तो दुनिया भर में तेल, कच्चा तेल इधर से उधर जाने के लिए करीब 12,000 ऑयल टैंकर्स हैं। ये 12,000 ऑयल टैंकर्स तो रजिस्टर्ड हैं, उसके अलावा करीब 1800 ऑयल टैंकर ऐसे हैं जिसका नाम कहा जाता है शैडो फ्लीट, मतलब वो चोर, मतलब एक तरह से वो शैडो फ्लीट है, वो चोरी से इधर उधर आते जाते हैं। ये ज्यादातर जो 1800 टैंकर हैं ये रशिया के हैं, आप एक वेनेजुएला। लिस्ट भी भेजिए, मैं व्यूअर्स के लिए उस लिस्ट को भी चलाना चाह रही हूँ जिस फ्लीट की आप बात कर रहे हैं, ताकि ग्राफिक्स में वो दिख जाए। हाँ, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं सिद्धार्थ। हाँ, ये जो आपको ग्राफिक्स दिख रहे हैं, ये इसको कहा जाता है शैडो फ्लीट। शैडो फ्लीट का मतलब ये सभी जो ऑयल टैंकर्स हैं जिसका नाम आप बोल्ड लेटर्स में देख रहे हैं, ये सब फ्लीट ऐसे हैं जिसको कि अमेरिका ने सैंक्शन डाला हुआ है कि ये जहाज से तेल कहीं भी आएगा जाएगा नहीं। उन जहाजों का नाम है, उस जहाज के कंपनी का मालिक का नाम है। ये ज्यादातर करीब 1800 जहाज हैं जो कि रशिया के पास, वेनेजुएला के पास और ईरान के पास हैं। तो इस तरह के जहाज किसी भी पोर्ट पर, किसी भी जगह पर रुकते हैं तो अमेरिका मानता है कि ये चोरी छिपे आप सैंक्शन को तोड़ रहे हैं, हमारे बैन को तोड़ रहे हैं, इसीलिए आपने कोई गैर कानूनी काम किया है। आपने अगर गैर कानूनी काम किया है तो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट आपके ऊपर जांच बिठाएगा। तो होता यह है कि इस तरह की चीज हुई है। तो अमेरिका ने क्या किया है, अदानी कंपनी के ऊपर कहा है कि आपके यहाँ ईरान से कोई एलपीजी आया है। ईरान के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि बैन लगा हुआ है, ईरान से कोई तेल, मतलब कोई भी जहाज भारत में नहीं आ सकता। हमें पता है कि अदानी का एक मुंद्रा करके बंदरगाह है, मुंद्रा पोर्ट है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के शैडो फ्लीट के जहाज से आपने मुंद्रा पोर्ट में कोई ना कोई एलपीजी उतारा है, और इसीलिए यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट आपकी जांच करेगा। अब आश्चर्यजनक बात यह है कि अदानी, हमें पता है दूसरे बहुत सारे बिजनेस में है, लेकिन वो एलपीजी और पेट्रोलियम में कम है। एलपीजी और पेट्रोलियम में अंबानी ज्यादा है, अदानी का बिजनेस कम है। अदानी ने अपना जो स्पष्टीकरण दिया उसमें यह भी कहा है कि हमारा पूरा का पूरा जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस मुंद्रा में होता है उसमें एलपीजी हार्डली 1.8 1.46% है, मतलब एलपीजी बहुत छोटा है। इसका मतलब यह होता है कि अगर मुंद्रा पोर्ट में इस तरह का कोई ईरान का सैंक्शनड जहाज आया भी, तो वो बहुत एक, मतलब वन ऑफ होगा, मतलब गलती से एक आध आ गया होगा, ज्यादा नहीं आया, मतलब ये बहुत बड़ा ट्रेड नहीं हुआ है। आपको इसकी तुलना करवाते हैं, वेनेजुएला के ऊपर भी अमेरिका का सैंक्शन है, लेकिन वेनेजुएला से रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी में, जामनगर पोर्ट में हर साल, पिछले साल 2 करोड़ बैरल तेल आया है।
ध्यान में रखिएगा, वेनेजुएला पर अमेरिका का सैंक्शन है, लेकिन वेनेजुएला से भारत के अंबानी के जामनगर पोर्ट में करीब 2 करोड़ बैरल आया है, और ये अमेरिका के सैंक्शन के बावजूद आया है। तो हालांकि इसमें रिलायंस का कहना है कि हम वेनेजुएला से जो भी टैंकर से तेल लेते हैं हम यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट को बता देते हैं और उसकी हम छूट ले लेते हैं, मतलब किसी तरह का उनको उसके लिए एक इम्यूनिटी प्राप्त है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, आप देखिए कि एक तरफ तो वेनेजुएला के ऊपर भी सैंक्शन अमेरिका का है, वहां से खुल के ट्रेड हो रहा है अंबानी का जामनगर पोर्ट में, लेकिन अदानी का सिर्फ जहां पर एलपीजी का 1.4% उनका बिजनेस वहां होता है, लेकिन उसको अगर अमेरिका के यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया, जिसके चीफ वहां के अटॉर्नी जनरल हैं, जो कि ट्रंप के आने के बाद नए उनके नुमाइंदे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अमेरिका की ओर से, यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट की ओर से, जो कि ट्रंप को रिपोर्ट करता है, खास नजर रखी गई है अदानी के पोर्ट्स के ऊपर और अदानी को किसी विषय में फंसाने के लिए। ये बिल्कुल अब स्पष्ट हो गया है कि अदानी बहुत ज्यादा एलपीजी में डील नहीं करते हैं, फिर भी उनको एलपीजी में ही पकड़ने का कोशिश किया है, और वो भी शैडो फ्लीट के अंतर्गत कोशिश किया है। इसका मतलब ही है कि कहीं ना कहीं अदानी के ऊपर विशेष टारगेटिंग चल रही है ट्रंप सरकार की, क्योंकि हमें पता है कि 2025 में, मतलब इसी साल फरवरी 13 को जब भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति का व्हाइट हाउस में जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें जिन जिन व्यापारों के बारे में चर्चा हुई थी वो ज्यादातर व्यापार अंबानी के व्यापार थे, अदानी के व्यापार कम थे। जैसे हमें पता है अदानी ग्रीन एनर्जी में है, लेकिन अमेरिका की ट्रंप सरकार ने कहा कि हम तो पेरिस क्लाइमेट समझौते से भी बाहर आ गए हैं, अब तो आपको अमेरिका से तेल खरीदना पड़ेगा। हमें पता है कि भारत में ऑयल एंड नेचुरल गैस में ज्यादा निवेश, ज्यादा व्यापार करती है रिलायंस। रिलायंस अंबानी करते हैं, अदानी कम करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत रोचक लग रहा है, दिलचस्प लग रहा है कि अदानी को टारगेट करके और अंबानी वेनेजुएला के सैंक्शनड, वेनेजुएला पर अमेरिका का सैंक्शन होते हुए भी वहां से व्यापार हो रहा है और अंबानी नहीं फंस रहे हैं, और अदानी बहुत कम व्यापार कर रहे हैं एलपीजी का ईरान से, उनको फंसाया जा रहा है। इसका मतलब ही कहीं ना कहीं यहाँ पर बिजनेस राइवलरी भी एक एंगल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है ट्रंप साहब, नहीं, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि ये बिजनेस राइवलरी है, बिजनेस राइवलरी का एंगल यानी कि इसको लेकर जो इनपुट्स दिए हैं, क्या वो अंबानी साहब ने दिए हैं? मेरे कान खड़े हो रहे हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि क्या अंबानी साहब ने ये इनपुट्स अदानी के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं कि लो भाई, मैं तुम्हारे नजदीक हूं, मैं तुमको ये इनपुट दे रहा हूं और उनको अपने की तैयारी करो, क्या ये एंगल है? मेरे ख्याल से वो उतना उतना कुछ उनको किसी को कहने की जरूरत नहीं होती अमेरिका के पास। जैसे अब हम, हमारे आपके जैसे लोग बैठे बैठे यहाँ पर आपके टीवी पर हमने बता दिया कि शैडो फ्लीट कौन सी है, कौन कौन से शिप सैंक्शन है, तो मेरे ख्याल से किसी को, क्या अमेरिका को ये सब बताने की जरूरत नहीं होती। मेरे ख्याल से यहाँ पर वही मैं आ रहा था, ये यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सनालिटी क्लैश हो गया है ट्रंप साहब और हमारे प्रधान जी के बीच में, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से हमारे प्रधान जी अपने आप को विश्वगुरु साबित करने पर तुले हुए हैं। उस तरफ अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा ट्रंप साहब दे रहे हैं। दो, मतलब एक विश्वगुरु और अमेरिका द ग्रेटेस्ट, दोनों एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है? ये एक पर्सनैलिटी क्लैश हो गया है, जिसका उपयोग कर रहे हैं ट्रंप साहब। ट्रंप साहब जानते हैं कि भारत सरकार का अदानी के ऊपर कुछ विशेष पक्षपात है, कारण कुछ भी हो, उनके तरफ उनका टिल्ट ज्यादा है। हमें पता है भारत के प्रधानमंत्री जी ग्रीस जाते हैं या बांग्लादेश जाते हैं या श्रीलंका जाते हैं, तो वहां पर अदानी को उनके जाने के बाद तुरंत ठेका भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये अंबानी अदानी के माध्यम से, अदानी के व्यापार के माध्यम, अदानी का कान ऐंठ के ये भारत के प्रधान जी के ऊपर किसी तरह का दबाव लाने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। ये पूरे पूरे कहानी से ये समझ में धीरे धीरे आ रहा है मुझे। मेरे ख्याल से इस चीज को अरुण जी ज्यादा अच्छा से समझाएंगे। नहीं, एक सवाल आपसे बस और करके फिर मैं अरुण जी के पास जाती हूँ कि सिद्धार्थ, आपने जो ये बिजनेस राइवलरी वाली बात कही, और क्योंकि तेल में ज्यादातर जो व्यापार है वो अंबानी करते हैं, तो क्या ये सीधा सीधा एक ऐसी स्टोरी लग रही है कॉमन मैन के समझने के लिए कि भाई अंबानी को बर्दाश्त नहीं होगा कि तेल में किसी भी तरीके का अदानी व्यापार करे या किसी भी तरीके की कोई भी डील करे, इसलिए उन्होंने एक तीर से कई शिकार कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भी अलर्ट कर दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक मैसेज दे दिया, और उन्होंने अपनी बिजनेस राइवलरी में जो उनका बिजनेस फील्डम है, उन्होंने एक ये भी मैसेज कर दिया
कि you dare not enter into the oil industry, otherwise you will be penalized like what you are being done right now. क्या ये एक मैसेज? उसके बाद मैं अरुण जी के पास जाती हूँ। हाँ, बिल्कुल ये एक मैसेज सिर्फ ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए नहीं है। भारत में मतलब आप भारत का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस कौन है, इसका उसका भी एक अपने आप में एक वजन होता है कि भारत का नंबर 1 बिजनेस हाउस कौन है। हमें पता है कि भारत का नंबर 1 बिजनेस हाउस कुछ साल पहले तक अंबानी हुआ करते थे। हमें ये भी पता है कि भाजपा सरकार आने के बाद अचानक अदानी का ग्रोथ रेट ज्यादा हो गया। तो एक बिजनेस राइवलरी भी होती है जिसमें कि नंबर 1 बिजनेस हाउस कौन है ये बताने के लिए इंटरनल बिजनेस राइवलरी जब होती है तो इस तरह की चीजें होती है। नहीं तो मुझे बहुत आश्चर्य है कि अमेरिका वेनेजुएला पर भी सैंक्शन लगाए हुए है तेल का, अमेरिका ईरान पर भी सैंक्शन लगाए हुए है तेल का। वेनेजुएला से रिलायंस का तेल 2 करोड़ बैरल हर साल भारत आ रहा है सैंक्शन के बावजूद, और अंबानी के ऊपर कोई एक्शन अमेरिका नहीं ले रहा है। और एक जहाज अगर आ गया अदानी के पोर्ट पर, उस पर अगर यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट उनके ऊपर क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन खोल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें बिजनेस राइवलरी एक बहुत बड़ा एंगल है। और ये बिजनेस राइवलरी तो बिजनेस हाउसेस के बीच में है। ट्रंप साहब इसका उपयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ट्रंप साहब को भारत में बिजनेस करना है, और ट्रंप साहब भारत में बिजनेस करने के लिए उनको भारत के प्रधान जी के साथ एक पर्सनालिटी क्लैश है कि दुनिया में सबसे बड़ा विश्व गुरु दुनिया का दादा कौन है। बीजेपी इकोसिस्टम पिछले 10 साल से डंका बजा रही है कि विश्व गुरु हम हैं। ट्रंप साहब 4 महीना पहले आए हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हम हैं। तो मुझे बताइए इस दुनिया में 2 विश्व गुरु कैसे हो सकते हैं? तो ट्रंप साहब को किसी ना किसी तरह से हमारे प्रधान जी का विश्व गुरु का जो ताज है वो अपने सिर पर डालना है। तो उस ताज के नीचे जो सर है उसको किसी ना किसी रूप से झुकाना तो पड़ेगा। तो ये झुकाने की ये पूरी की पूरी क्या कहते हैं कवायद चल रही है। इसमें अंबानी भी प्लेयर हैं, अदानी भी प्लेयर हैं, सैंक्शन भी प्लेयर है, ईरान भी प्लेयर है, वेनेजुएला भी प्लेयर है। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें जो क्या कहते हैं सबसे ज्यादा चोट पहुंच रही है वो भारत के प्रधान जी को पहुंच रही है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए मैं अरुण जी के पास आती हूँ कि अरुण जी इस पूरी कहानी को कैसे देखा जाए? एक बिजनेस राइवलरी वाला एंगल भी सिद्धार्थ ने बताया, लेकिन इन एंटायरिटी क्या अब अदानी के लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी इसी तरीके से? और डोनाल्ड ट्रंप ने ये मैसेज दे दिया है कि भाई हम अदानी को सांस तो नहीं लेने देंगे, क्योंकि उनको एक तरीके से एक बिजनेस टिप ऑफ मिल गया है अंबानी का कि अगर मोदी जी अदानी को बढ़ाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप अंबानी को बढ़ाएंगे। तो एक तरीके से चेकमेट करने का ये जो एक ट्रायंगल दिख रहा है ये वो नजर आता हुआ दिख रहा है। जी जी अरुण जी। नहीं देखिए नीलू जी, वो ट्रम्प के पास इतना फुर्सत नहीं है। उसके पास ही हैज गॉट बिगर फिश टू फ्राई, है ना। तो वेनेजुएला और ईरान में ये अंतर है कि ईरान के सैंक्शंस में ये न्यूक्लियर एंगल फंसा हुआ है कि उसको हम रेवेन्यू नहीं आने दें और उसको चोक करें कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना पाए, और उसके वो नजदीक आता जा रहा है। तो उसमें बराबर पॉलिसी क्लैश रही उनके और ओबामा के बीच में। तो और इनको भी नहीं मालूम है कि क्या करना है। तो ईरान के वायलेशन के ऊपर ये ज्यादा सख्त है, वेनेजुएला के ऊपर नहीं सख्त हैं। 2 कारण हो सकता है कि ट्रम्प को भी चाहिए कि इकॉनमी के लिए जो है तेल के दाम जो है नीचे रहे। तो अगर हम खाली उनसे उनका वहां पर सैंक्शन किया हुआ है, तो अगर वर्ल्ड में वो सप्लाई ऑयल का जाता है तो दाम नीचे रहते हैं। जैसे आज आप देखेंगे, आज पहली बार इतने दिन के बाद सरकार ने अनाउंस किया कि पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम 10-10 रुपए कम किए, जबकि ये कब का होना चाहिए था। तो कुछ कारण रहा होगा कि हर तरफ फंस गए हैं, तो ये खैर अनरिलेटेड बात है। तो इसलिए हो सकता है उतनी सख्ती नहीं है। अब रहा एक दूसरे की बिजनेस राइवलरी, तो ये है कि रिलायंस जो है बिजनेस राइवलरी रखता है। पहले वो ऑर्के के साथ थी तो उसको एकदम बर्बाद कर दिया, उसके बाद बॉम्बे डाइंग के साथ थी तो उसको भी काफी हद तक उसने डाउन किया। फिर उसकी राइवलरी हुई एसआर से, तो एसआर का भी भट्टा बैठा। वहीं से निकले हैं हमारे ये निशिकांत दुबे। अब वो डिफेक्ट कर गए, वो अलग बात है, वहीं पर काम करते थे। तो ये सब इनमें राइवलरी चलती है, लेकिन हमें ये नहीं लगता कि ये इस तरह का अडानी के खिलाफ, वो ट्रम्प का ही वो है कि हम जो है मोदी को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू अडानी, और इसलिए उनके पीछे वो पड़ते हैं। नहीं तो
कहाँ ट्रम्प और कहाँ मोदी, वो अपने को विश्व गुरु कहते हैं, और उनकी है 30 ट्रिलियन की इकॉनमी, हमारी अभी 4 ट्रिलियन भी नहीं हुई, हम कोशिश कर रहे हैं, तो उतनी हमारी वो शक्ति नहीं है कि ये वहाँ। और आप तो देखते हैं कि जब वो ट्रम्प के सामने मोदी जी जाते हैं तो किस तरह से जो है वो पेश आते हैं, तो उसी से बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि भाई हु इज द बॉस वहाँ पे। तो वो तो उतना मैं वो नहीं कहता कि इनमें इस तरह का कंपटीशन है, लेकिन ये जरूर है कि वो जानते हैं और इस चीज को वो सीरियसली लेते हैं कि ईरान में वायलेशन ना हो, और ईरान में वायलेशन होने के वो केवल इनके पीछे नहीं जाएंगे और लोगों के भी पीछे जाएंगे। अब रहा अंबानी का, तो उनको मालूम है कि हमको ये कंसेशन मिलते हैं, तो उनको वो जाके पहले ही डोनेशन दे देते हैं, वहां जाना है तो आपको क्या चाहिए तो मेरा कंटिन्यू हो। उसी तरह से रशिया का भी चीप ऑयल आया है, तो उसमें भी उसको वो रिफाइन करते हैं, तो वो अपना जो समय समय में जो देना होता है वो अपना वो उसको खुश कर देते हैं कि भाई लेकिन ट्रम्प। अरुण जी, सवाल है जो अपने क्लैरिफिकेशन में भी अदानी ने कहा कि अरे हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे ऊपर कोई न्यायिक जांच हो रही है। इस बात को कैसे कोई विश्वास कर लेगा अदानी की? अभी 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 सिद्धार्थ ने बड़े अच्छे से वो बताया कि कैसे दो तरह के फ्लीट होते हैं। जो डार्क फ्लीट होता है यही धंधा करता है। आज ईरान की इकॉनमी चल रही है तो कहीं ना कहीं तो सैंक्शन का वायलेशन हो रहा है ना। अब बिल्कुल। ये भी नहीं है कि अमेरिका ने जो कह दिया सबके सब मान लिए, तो अब ओपनली जो है चीन जो है डंके के चोट पर वायलेट करता है। वो 1 मिलियन बैरल जो है रोज इंपोर्ट कर रहा है ईरान से। तो ईरान की जो इकोनॉमी है और उसको उसका जो फाइनेंसिंग है और जो न्यूक्लियर का वो है, वो तो उसका वो चल रहा है। लेकिन जो ट्रम्प का ये है कि चाइना के अलावा और कोई भी अगर वायलेट करे तो हम उस पर अपनी दादागिरी करेंगे। चाइना पर भी कर रहे हैं लेकिन उतना वो असर नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने भी अपना डिफेंसिव मेजर वो टैरिफ वगैरह का वो किया हुआ है। तो हमारा ये कहना है कि इसमें इतनी बिजनेस राइवलरी नहीं है, क्योंकि ये दोनों अपने अपने फील्ड में ऑपरेट करते हैं। ये बात बहुत सही है कि अंबानी जो है अडानी के फील्ड में नहीं जाते और अडानी जो है अंबानी के फील्ड में नहीं जाते। ये बात बहुत हद तक सही है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, वो अपना तेल रिफाइनरी और वो क्या कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन और रिलायंस रिटेल, ये उनका 4 वर्टिकल मेन है जिसके अंदर में वो कन्फाइंड है, प्लस ऑयल एंड गैस वो क्या कहते हैं प्रोडक्शन केजी बेसिन वाला, ये इनके वर्टिकल्स हैं। वो नहीं जाते कि हमको पोर्ट भी बनाना है, एयरपोर्ट भी बनाना है, रोड भी बनाना है, खान भी लेनी है, तो रियल स्टेट भी डेवलप करना है, तो वो सारा जो है इनके जिम्मे छोड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा उनकी कमाई है, पूरा बिजनेस समझा हुआ है, वर्ल्ड में एक मोनोपोली है, स्कैरसिटी है, तो उसका ये फायदा उठाते हैं। ये नहीं है, लेकिन दूसरी बात है सही है कि अडानी के थ्रू जो मूल बात सिद्धार्थ ने कही कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारा देश, हम लोग सबके सब जो है एक तरह से जो लगता है कि फॉरेन पॉलिसी और ये सब में जो है हम पीछे पड़ रहे हैं खाली इनकी वनरेबिलिटी के कारण, और उनको उनके सारे सीक्रेट्स मालूम है और उसके ऊपर जो है ये लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये बात कहीं कुछ हद तक समझ में आती है। जी अब मैं अंतिम कमेंट सिद्धार्थ और आपसे लूंगी कि अब क्या होगा इस जांच के बाद, जो जांच बैठाई गई है इसका अदानी के ऊपर शिकंजा ये कसता रहेगा? अदानी बिल्कुल भी एट ईज तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अब अगर बिजनेस राइवलरी का भी एंगल है, जियोपॉलिटिकल भी है, डिप्लोमेटिक भी है, क्योंकि जो बात ये कही जा रही है और इसके पहले भी अभी अरुण जी ने भी कही थी कि भाई वो एक विपिंग बॉय की तरह डोनाल्ड ट्रंप उनको इस्तेमाल करेंगे कि भाई ठीक है, अब हमको अगर कुछ भारत के साथ भुनाना है तो अदानी को आगे कर दो या अदानी के गले में फंदा बांध दो और मोदी तुरंत कर देंगे। ये जो एक अब एक पैटर्न के रूप में दिखेगा और दिख ही रहा है कि भाई हम मोदी जी अदानी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये फॉरेन पॉलिसी के जो डायरेक्शंस हमारे दिख रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है। तो अब आगे का रास्ता अदानी का क्या है? जी सिद्धार्थ।
जी मेरे ख्याल से अदानी का रास्ता तो यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट में अभी तो देखिए उनका ये कहना है कि अभी तक हमें जांच की जानकारी नहीं है, मेरे ख्याल से सही है क्योंकि अभी जांच हो रही है। जब तक उनको जानकारी तभी मिलेगी जब जांच पूरी हो जाएगी और उनको उनके ऊपर किसी तरह का इंडाइटमेंट डाला जाएगा। तो अभी जांच हो रही है तो मेरे ख्याल से अदानी को पता नहीं होगा। ये तो वॉल स्ट्रीट जर्नल नाम की जो अमेरिका की एक बहुत बड़ा अखबार है उसके किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने निकाला कि हमने अंदर की फाइल देखी है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट में, इस तरह की उन्होंने कोई जांच शुरू की है। लेकिन अभी तक क्योंकि जांच कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तक उन्होंने जांच में अदानी को बुलाया नहीं है, इसीलिए मेरे ख्याल से ये लंबा चलने वाला है और अदानी कंपनी की समस्याएं इसीलिए नहीं बढ़ेंगी क्योंकि उनका व्यापार में कोई खोट है। दिक्कत यह है कि उनका और भारत के प्रधान जी के बीच में का जो संबंध है उसको जब तक ट्रंप साहब भुनाते रहेंगे, उसके आधार पर ब्लैकमेल करते रहेंगे, तब तक भारत ट्रंप साहब को जब भी भारत से कोई काम करवाना होगा, जैसे हमें पता है कि 13 फरवरी को भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के बीच में जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला, तो कोई भी दो दुनिया के बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष जब बैठते हैं और कोई बात करते हैं तो उस बात का कुछ स्तर होता है, कोई चीजों की चर्चा होती है। वहां पर बहुत आश्चर्य होगा आपको देख के कि भारत ने अमेरिका से मवेशी का चारा और बतख का मांस लेने का निर्णय ले लिया। मतलब ये चीज भी लिख दी गई। मुझे समझ में नहीं आता है, दो राष्ट्र के अध्यक्ष जब बात करते हैं तो वो कोई सामरिक बातें करते होंगे, कोई G7 की बात करते होंगे, G20 की बात करते होंगे, सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की बात करते होंगे, दुनिया भर में शांति लाने की बात करते होंगे, बत्तख का मांस और मवेशी का चारा का बात कर रहे थे। इसका मतलब ही है कि ट्रंप साहब का भारत के प्रधान जी के ऊपर बहुत ज्यादा किसी विषय में लीवरेज है और वो कहीं ना कहीं वो लीवरेज अदानी से संबंधित है क्योंकि अदानी एक ऐसे व्यक्ति हैं, हमें पता है कि भारत के प्रधान जी कहीं पर भी विदेश भी यात्रा करने जाते हैं तो वो उनको वहां पर जाते हैं और उनको ठेका मिलता है। तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब ने देख लिया है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है। अब जैसे उदाहरण के लिए हमें पता है ट्रंप साहब और इलॉन मस्क ये दोनों एकदम गठजोड़ के साथी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्या कहते हैं इंटरनेट की कंपनी स्टारलिंक नाम की कंपनी मस्क साहब खोलना चाह रहे हैं। स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा ग्राहक उनको भारत में मिलने वाले हैं। ट्रंप साहब की एक कंपनी है ट्विटर, अभी एक्स के नाम से है, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्विटर के यूजर्स भारत में हैं। तो ट्रंप साहब को मालूम है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। इसीलिए मैंने कहा कि शुरुआत में मैंने सिद्धांत बताया, एक पूंजीवाद होता है, एक पूंजीपतिवाद होता है। अमेरिका को लगता है कि भारत बहुत बड़ा मार्केट है, मार्केट मेरे लिए खुलना चाहिए, लेकिन उनको लगता है कि भारत की जो अभी वर्तमान सरकार है वो पूंजीवाद नहीं करके पूंजीपतिवाद कर रही है। वो कुछ ही लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए पक्षपात कर रही है। तो मुझे लगता है कि अमेरिकी सरकार को लगता है कि ये जो भारत सरकार गेटकीपर बनी हुई है, अपने कुछ ही लोगों को, अपने कुछ दोस्तों को ही ठेका दिलवाती है। उसके चलते मुझे भारत के 140 करोड़ जनता के साथ व्यापार करने में दिक्कत आ रही है। इसीलिए उस गेटकीपर को वो हटाना चाहते हैं या उस गेटकीपर पर इतना दबाव लाना चाहते हैं कि वो इस तरह का पूंजीपतिवाद ना करे, वो पूंजीवाद करना शुरू करे। हमें पता है कि पूंजीवाद और पूंजीपतिवाद में अंतर क्या होता है। भारत की सरकार पूंजीवाद पर नहीं चलती है, पूंजीपतिवाद पर चलती है। कुछ पूंजीपतियों के ऊपर पक्षपात करती है, ज्यादातर बाकी पूंजीपतियों को साइड कर देती है। अमेरिका को लगता है 140 करोड़ लोगों के देश का अगर मार्केट मुझे कैप्चर करना है तो इस तरह के बहुत सारे गेटकीपर्स नहीं हो सकते, इस तरह के बहुत सारे बाधाएं नहीं हो सकती, और ये बाधाएं राजनीतिक हैं क्योंकि भारत के प्रधान जी इस बाधा की शुरुआत करते हैं। इसीलिए उस बाधा के ऊपर अलग अलग तरह का दबाव लाया जा रहा है कि तुम साइड हटो और भारत के 140 करोड़ लोगों का जो मार्केट है वो मेरे लिए ओपनली खोल दो। इसीलिए वो मवेशी का चारा भी लिखवा लेते हैं और बत्तख का मांस भी लिखवा लेते हैं। ये दोनों चीज ऐसी है कि भारत का करीब करीब बत्तख का मांस आएगा, इसका मतलब आपको हर छोटे से क्या कहते हैं पिज्जा का जो आपका पिज्जा बर्गर का रेस्टोरेंट है वहां पर भी मिलना शुरू हो जाएगा। मवेशी का चारा आने लगेगा अमेरिका से, इसका मतलब भारत के किसान भी उसको यूज करने लगेंगे। ठीक है, अब मैं अंतिम कमेंट अरुण जी से लूंगी और यही इसी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो स्टोरी है अदानी को लेकर के, उनके ऊपर अब दूसरी प्रोब यानी कि दूसरी जांच अब बैठ रही है। अदानी का ये कहना कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, हमने डेलिबरेटली कुछ नहीं किया है। अंत में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो ये जांच अब होगी? क्या अदानी और ज्यादा फंसते जा रहे हैं एक तरीके से, और अब उनको मोदी जी चाहकर भी नहीं बचा सकते, वो इसी तरीके से रिगमरोल में फंस जाएंगे?
नहीं, जी, देखिए दो तीन संभावनाएं हैं। एक तो है कि इस तरह का जो वायलेशन हो रहा है कि 2 नंबर का तेल जो ईरान इधर उधर से बेच रहा है, ये बहुत दिन से हो रहा है, आज से नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि ये एक मैसेज ये भेजना चाहे कि भाई इसको आप बंद करो, अब मैं आ गया हूं, मैं नो नॉनसेंस आदमी हूं, अब तुम लोग करोगे तो मैं तुम लोगों को रगड़ दूंगा। तो हो सकता है कि ये इन्वेस्टिगेशन और इसका लीक इसलिए किया हो कि सबको को आगाह कर दें, सबको चेतावनी दे दें कि अब आप लोग जो है 2 नंबर का या इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स या ये जो शिप्स हैं फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस वाले, या जो लोग इसी धंधे में हैं क्योंकि उनको जो है ज़्यादा वो मिलता है रेट कार्गो का, तो ये आप बंद करिए। तो एक तो ये मैसेज हो सकता है। दूसरा है कि भाई आपने स्टैब्लिश भी कर लिया कि वो आया था और इन्होंने लिया, तो आपको ये भी तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ करना पड़ेगा कि इनको ये मालूम था। वो तो कह रहा है कि हम तो जो है बोनाफाइड परचेजर थे, हमने पूरा केवाईसी किया, इंटरनेशनल लेवल पर इंटेलिजेंस भी किया, तो उसके बाद भी हमें नहीं पता चला। तो हम तो जो है हर कार्गो जो है वो सैटेलाइट से देख के या वो सर्टिफाई करके तो लेंगे नहीं, हमारे कागज पत्तर सही है। जैसे होता है ना कि आपने फॉरेस्ट लैंड या कुछ इंक्रोच किया हुआ है, वहां आप मिली भगत किए हुए हैं पटवारी से, तो आप कहते हैं देखिए देखिए ये मेरे कागज वगैरह सब सही है। तो वहां तक उनके कागज वाकई सही है और आप उनको ये इस बात पर नहीं पकड़ पाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा कि आपने ये जान के भी आपने वहां का ये तेल लिया। ये करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वो करेंगे कि भाई चलो हमको एक और लिवरेज मिला कि ये अपने भी डिफेंसिव पर आ जाए। इसलिए अगर आप देखेंगे तो इस बार इनके डिनायल में थोड़ा सा अग्रेशन है, थोड़ा सा ये जो अभी बीच में जो बंद कर दिया था कि डिफेम और ये और वो, जिसके अंदर में जिसको देखो 100-200 करोड़ का ये डिफेमेशन सूट मार वो करते रहते थे, और सब ज्यादा करके गुजरात में जैसे परंजॉय ठाकुरता जैसे लोगों के ऊपर 100-200 करोड़ का डिफेमेशन किया। तो इसमें भी जो है वो सेल्फ राइटियसनेस और आउटरेज है इनके स्टेटमेंट में, जहां पर वो ये बात कहते हैं कि एनी कंट्री पर्सन वुड फेस इमीडिएट सैंक्शन, ये तो उनका कहना है। और यहाँ पर ये कहते हैं कि ये स्लैंडरस है और ये हमें इंटिमिडेट और इंजर मेरा रेपुटेशन को कर रहे हैं, ये इन्होंने इस बार कहा है। तो उससे ये एक चेतावनी भी देना चाहते हैं लोगों को। तो इस बार ये प्रूफ करना वाकई बड़ा मुश्किल होगा। ये इस तरह का नहीं है कि हिंदुस्तान में आपने सेकी के थ्रू घूस दे दिया और वहां पकड़ा गए, वो स्थिति इस केस में नहीं है। और आप सही मानिए इनके यहाँ 4 या 5 शिप का वायलेशन होगा, अगर पूरा वायलेशन देखेंगे तो वो सैकड़ों इफ नॉट थाउजेंड्स ऑफ शिप्स ने जो है ये सब गड़बड़ किया होगा, हर जगह सप्लाई किया होगा। तो इसलिए इस मामले में बहुत ज्यादा नहीं फंस रहे हैं और इनको एक जो है पतली गली से भागने का रास्ता है, रास्ता जो मिल कि जाएगा। जी जी, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी, थैंक यू सो मच। सिद्धार्थ, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।